ये लेक्चर्स जो हैं ये अरशाद चीमा लॉ चैनल पे दिए जा रहे हैं। ये बाय स्टूडेंट्स और लॉ के जो हैं और नौजवान वकला के लिए हैं। ख़ास तौर पे मुख्तसर किस्म की इसमें तारफ़ दिया जाता है, गुफ्तगू की जाती है। तो आज पहले तो हम सिविल लॉ पे लेक्चर्स कुछ हमने डिलीवर किए हैं जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत हुई है। उम्मीद है आप उनको देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ये भी हम चाहते हैं कि ये यूट्यूब पे ये हमारा चैनल चल रहा है। तो इसी तरह आज जो है, आज थोड़ा सा हम फौजदारी प्रोसीजर जो है, जो लॉ है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो फौजदारी में मेन जो लॉ है, यानी बाकी तो सब्सटेंटिव लॉ है सारा तकरीबन, पीपीसी होगी और जिसमें ऑफेंसेस का जिक्र है, लेकिन जो प्रोसीजर के बारे में मामला है वो कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर है। जिस तरह दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, इसी तरह दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ये फौजदारी मामलात के बारे में प्रोसीजर जो है उसका जिक्र करता है। यानी ऑफेंस हो गया, ऑफेंस अब हो गया, उसका अंदराज हो गया, पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन होगी, सारे काम हो गए, लेकिन उसका ट्रायल कैसे होना है, कौन सी कोर्ट उसको समाअत करेगी, कहाँ पे चालान भेजा जाएगा, फर्ज जुर्म कैसे लगेगी और एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगी, 342 की स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगी, 342 की स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगी, जजमेंट कैसे पास होगी, एफआईआर का अंदराज कैसे होगा, कंप्लेंट कैसे फाइल होगी, और अगर ये फौजदारी केसेस में सजा हो जाती है या बरीयत हो जाती है तो फिर ऊपर जो है वो किस तरह अपील दायर होगी, रिवीजन दायर होगी, क्या दायर होगा। तो ये डेथ सेंटेंस जो है ये कैसे कन्फर्म होगी या एग्जीक्यूट होगी, ये सारा प्रोसीजर जो है ये बाकी सजाओं के बारे में भी ये सारा प्रोसीजर इसमें दिया गया है। केस कैसे ट्रांसफर होगा एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, या इनहेरेंट पावर्स क्या हैं हाई कोर्ट की 561 के तहत। तो इस तरह ये टोटल जो है ना प्रोसीजर, टोटल क्रिमिनल ट्रायल का, क्रिमिनल केसेस के बारे में जो मामला तय होने हैं उनके बारे में सारा प्रोसीजर जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी में दिया गया। ये ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में एनेक्ट हुआ था और वहाँ उस वक्त से ये लागू चला आ रहा है, और ये एक एग्जॉस्टिव किस्म का प्रोसीजर है। और जहाँ पे कोई भी प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर मौजूद नहीं है किसी ऑफेंस के बारे में जो स्पेशल लॉ के बारे में है, तो वहाँ पे फिर ज़ाब्ता फौजदारी का इतलाक़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा और इससे रहनुमाई ली जाएगी, इससे फ़ायदा लिया जाएगा। तो ये लागू है इंडिया से लेकर अभी तक, पाकिस्तान में भी इसका इतलाक़ है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के जस्टिस के बारे में जिक्र है। एक तो जस्टिस हो गया ना जी, ये ऑफेंसेस के बारे में कि सज़ा जज़ा होती है और बरीयत होती है और सब कुछ होता है, या पर्चा मुकदमा कैसे दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इंक्वायरी कैसे होगी, मुलज़िम को गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, उसका रिमांड कैसे लिया जाएगा जिस्मानी, उसको डिस्चार्ज कैसे किया जाएगा, उसको जुडिशल रिमांड पे कैसे भेजा जाएगा, कितना दिन के लिए रह सकता है, ये सारे के सारे मामला इसमें लिखे हुए हैं। लेकिन एक और इसमें बड़ी अहम बात है, इसमें रेस्टोरेटिव जस्टिस और कंपेंसेटरी जस्टिस का भी जिक्र है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। इसमें डबल जेपर्डी का भी जिक्र है कि डबल जेपर्डी क्या होती है। तो ये सारे तकरीबन काफ़ी मामलात जो ओवरऑल उस पर ये गुफ्तगू होती है इस ज़ाब्ते में मौजूद है। तो आज हम इब्तिदा इस अमर से करेंगे कि जो जिस एक्ट से कोई लॉ इन मोशन आता है, किसी ऑफेंस के बारे में कोई ऑफेंस हो जाता है, क्योंकि ये सीआरपीसी तो ऑफेंसेस के बारे में उसको डील करती है कि किस तरह सजा देनी है, किस तरह किसी को बरी करना है, क्या तरीकाकार होगा। मेन फोकस इसके इस बात पे। तो अब देखना यह है कि पहले दिन अगर कोई ऑफेंस होता है
तो उसका लॉ कैसे मोशन में आएगा? हाउ द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, कैसे सेट होगा, क्या वो अंदाज है, क्या वो तरीकाकार है, किस तरह लॉ को हमने घंटी बजानी है कि जनाब आप एक्टिव हों और हमारी मदद करें, और ये फलां शख्स ने ये जुर्म किया है, ये ऑफेंस कमिट हो गया है, तो वो कैसे होगा? उसके लिए एक सेक्शन तदवीन की गई है, बनाई गई है ज़ाब्ता फौजदारी में 154 154। अब 154 कहती है कि अगर कोई ऑफेंस हो, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो उसके बारे में कोई भी शख्स किसी भी जरिया से इतला पुलिस को दे सकता है। जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, उस थाने में वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसकी भी मैं गुफ्तगू करता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। तो अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी उर्दू में कहते हैं काबिल दस्तंदाजी, पुलिस अगर जुर्म बनता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ दैट वेरी पर्सन एंड चेक आउट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी FIR जिसको कहते हैं। FIR से मुराद है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को के अंदराज के लिए पुलिस थाने में एक स्पेशल रजिस्टर मौजूद होता है जिसको रजिस्टर FIRs कहते हैं। यानी थाने में दो तरह के रजिस्टर बड़े अहम हैं, और भी काफ़ी हैं थाने में रजिस्टर पड़े हुए हैं जिन पे बाकायदा कुछ अंदराज होते हैं। उसमें बड़ा अहम रजिस्टर 19 है जिसमें जो माल मुकदमे जो हैं उनके अंदराज होते हैं। लेकिन ये दो रजिस्टर बड़े अहम हैं। एक रजिस्टर FIR, रिपोर्ट इब्तदाई के बारे में इतला दे दी जाती है, उस रजिस्टर में दर्ज होती है, और उसके साथ एक रजिस्टर होता है जिसको रोजनामचा कहते हैं, डेली डायरी, उसमें भी रपट दर्ज होती है। तो ये दोनों रजिस्टर जो हैं ये चलते हैं थाने में। तो सबसे पहले रपट दर्ज करने के बाद अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर वो इतला जो है वो रजिस्टर FIR में दर्ज की जाती है, और रजिस्टर FIR जो है उसका बाकायदा नंबरिंग होती है, हर साल का अलग-अलग होता है, उसका बाकायदा नंबर लगता है FIR का, उसको मुकदमा नंबर कहते हैं, और उसकी तारीख होती है, उसका साल होता है, इतला देने वाले का उसमें जिक्र किया जाता है, और उसके बाद उसमें कुछ नरेशन होती है कि क्या वक़ुआ हुआ है। और ये जो इतला होती है इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं बिफोर द पुलिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और पुलिस उसे बाकायदा दर्ज करती है उस रजिस्टर में। उस पर नीचे दस्तखत होते हैं इतला कुनिंदा के, या अगर एप्लीकेशन हो तो फिर एप्लीकेशन की बुनियाद पे FIR दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, अपनी कार्रवाई लिखती है कि क्या हमने किया, क्या शुरू किया, किस किस बुर्द हुई है इन्वेस्टिगेशन, FIR कहाँ भेजी गई है, किस पुलिस अफसर के जिम्मे लगाया गया मामला। तो ये जो सारा सब्सटेंस है ना, जो रिड्यूस इनटू राइटिंग होता है या थ्रू एप्लीकेशन होता है, तो उसको उस सब्सटेंस जो मार्ज वजूद में आता है इन द शेप ऑफ रजिस्टर, किसी कागज पे दर्ज होता है, जो एक वहां पे फॉर्म मौजूद है जिसके बाकायदा रजिस्टर मौजूद है, जिसके ऊपर ये नंबर लगते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके ऊपर ये जो है ये तहरीर होती है, और वो उसका बाकायदा नंबर, डेट और उसका टाइम भी दर्ज होता है, और तहरीर कुनिंदा का भी नाम दर्ज होता है कि किसने ये तहरीर की है और किसकी तरफ से, ऑन हुज इंस्टांस इट वाज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, या किसकी तरफ से ये लिखी गई है, किसने एप्लीकेशन दी थी, उसको कंप्लेनेंट कहते हैं, मुस्तगीस आम अल्फाज में मुदई भी कहते हैं। तो वो शख्स जो है वो उसका अंदराज करवाता है। तो FIR जो है ये पहली इतलाई रिपोर्ट है जो थाने में जाती है, और जब ये इतलाई रिपोर्ट हो जाती है तो फिर अगला काम क्या होता है पुलिस का, टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, टू इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन। 156 में ये सारा लिखा हुआ है कि जब FIR दर्ज होगी और उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है
उसके बारे में होती है FIR हमेशा। तो देयर इज नो नीड टू गेट एनी परमिशन फ्रॉम एनी हायर अथॉरिटी और फ्रॉम एनी जुडिशियल ऑफिसर फॉर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। The police officer have a jurisdiction and competency and authority to investigate the matter and as well as arrest the accused persons without any warrant। बगैर वारंट के वो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये इख्तियार दिया गया इसमें। लेकिन FIR दर्ज का किस मैटर में होगी? जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। अब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का फर्क है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसके बारे में कानून में प्रोविजन मौजूद हो कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जहां पे ये ऑफेंसेस का जिक्र होना जी, उसमें अगर स्पेशल केस है, किसी स्पेशल लॉ के तहत है, तो उसमें लिखा जाता है कि ये ऑफेंस जो है जिसके बारे में इस कानून में जिक्र किया जा रहा है, ये कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल। और ज्यादातर जो PPC के बारे में ऑफेंसेस हैं, जिनका जो मेन जो ऑफेंसेस जिसमें बयान किए गए हैं, जो किताब है जिसको ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, उसमें 1860 में ये तदवीन हुई थी और ये लागू हुई थी। मेरा ख्याल है 1 जनवरी 1860 में बनी थी। इसको इंडियन पीनल कोड पहले कहते थे, अब ये PPC है, पाकिस्तान पीनल कोड बन गई है, ताज़ीरात पाकिस्तान बन गई है। अब उसके तहत जितने ऑफेंसेस हैं उनके बारे में CRPC यानी जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, उसके आखिर में एक शेड्यूल लगाया गया है, शेड्यूल नंबर 3। उसके 8 कॉलम है। उन कॉलम शेड्यूल जो लगाया गया है, उसके जो 8 कॉलम है, उनमें एक कॉलम नंबर 3 दिया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि वेदर दिस ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, यानी काबिल दस्तंदाजी पुलिस है या नहीं है। अगर तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये फलां ऑफेंस जो है ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, तो फिर FIR दर्ज होगी। अगर लिखा हुआ है कि नॉन कॉग्निजेबल है, तो फिर FIR दर्ज नहीं होगी। फिर क्या होगा? फिर 155 इसमें जो है वो बाकायदा प्रोसीजर बताता है कि अगर ऑफेंस जो है ये नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस है, पुलिस जो अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट वारंट किसी शख्स को, तो वहां पे वो नाकाबिल दस्तंदाजी ऑफेंस बन जाता है। लेकिन जिसमें पुलिस को ये इख्तियार है कि वो विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, वो काबिल दस्तंदाजी हो जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है। जहां पे ये इख्तियार नहीं है, जहां पे वारंट लेना पड़ेगा मुझे स्टेट से फॉर द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, दैट ऑफेंस मे बी कॉल्ड एज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये डिस्टिंक्शन है दोनों में, और ये डिस्टिंक्शन जो है दिया गया हुआ उस शेड्यूल में। तो जिसमें ये काबिल दस्तंदाजी या कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा वहां पे FIR दर्ज होगी, और अगर वो नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस है तो फिर वहां पे FIR दर्ज नहीं होगी। फिर 155 जो है ये प्रोसीजर देता है कि क्या करेगी पुलिस। उसमें जाएगा फिर भी पुलिस के पास। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस वो जो उसकी शिकायत है या कंप्लेंट है या उसकी जो एप्लीकेशन है या उसका बयान जो है, यानी आप FIR जो है इसके लिए 2 तरीके हैं। एक होता है तकरीरी और एक होता है थ्रू एप्लीकेशन। इब्तदाई दौर में तो तकरीरी FIR होती थी और वो बिल्कुल जेन्युइन और सही होती थी, जो बंदा बयान देता था, एक्चुअल बयान देता था, उसके मुताबिक वो दर्ज करते थे। आजकल क्या है, आमतौर पे अब दौर और आ गया है लिखने पढ़ने का, और आजकल एप्लीकेशन लिख के दी जाती हैं, और जो एप्लीकेशन लिखी जाती हैं ना वो हमेशा उसमें डिलिब्रेशन और कंसल्टेशन होती हैं, यानी किसी एक्सपर्ट से वो एप्लीकेशन लिखवाई जाती है, जानने वाले से, और फिर उसमें वो इजाफा भी कर देते हैं, किसी बेगुनाह को शामिल भी कर देते हैं, वो वाक़े की नोयत को तब्दील भी कर देते हैं, ऑफेंस की जो एग्रावेशन है उसका भी इजाफा उसमें शामिल कर देते हैं, ताकि ज़्यादा यानी देखें ना, थोड़े से काम से, मामूली से एक्ट से ऑफेंस की नोयत बदल जाती है, उसकी जो ग्रेविटी है उसमें तब्दीली आ जाती है, उसकी सीवियरनेस में तब्दीली आ जाती है, उसके हीनियस होने में तब्दीली आ जाती है। तो फिर उसमें वो अल्फाज डाल दिए जाते हैं। मतलब एक बंदा जो है वैसे ही अगर किसी के घर में दाखिल हुआ है इलीगली,
ट्रेसपास किया है, तो अगर उसके पास नहीं है वो असला या कोई ऐसा वेपन ऑफेंस नहीं है, तो फिर कहते हैं 452 नहीं बनती। लेकिन वो एक्सपर्ट बताएगा कि आप अपने हाथ, उसके हाथ में डंडा भी शो करें। तो इस तरह एप्लीकेशन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वैसे जो प्रैक्टिस की बात है, तो FIR जो है उसमें गलत और नेट को वाइड करने की कोशिश भी की जाती है, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से ये इंसाफ जो है, ये हमारे मुल्क में झूठे मुकदमे जो हैं या जो बेगुनाह लोगों को इन्वॉल्व करने का बड़ा तसव्वुर जो है वो पाया जाता है काफ़ी। तो ये थी इस पे सेकंड लेक्चर में मैं मज़ीद गुफ्तगू करता हूँ, इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और उसके बाद दूसरा लेक्चर जो है उसमें मज़ीद तफसीलात मैं इसके साथ ही दे रहा हूँ। उम्मीद है आप इसको गौर से सुनेंगे और समाप्त करेंगे। जी।